स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप जुड़ चुके हैं महिंद्रास के स्पेशल टॉक शो के साथ दैट इज नोन एज एग्जाम पे चर्चा। आज के हमारे गेस्ट, हमारे टॉप एक्सपर्ट राघवेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र सर एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ने के लिए। और आज के इस सेशन में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं हमारे एस्पिरेंट्स के, वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर ये डाउट्स हैं कि अब मेरा प्री एग्जाम आगे लगा हुआ है, उसके बाद मुझे मेंस एग्जाम देना है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड मेरी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। आज उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे एस्पिरेंट्स में आता है। जैसे एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन ही मेरे सामने है कि सर मैं प्री और मेंस दोनों एग्जाम देने वाला हूं, मैं किन टॉपिक्स पे अभी ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स के फोकस करूं जिससे मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊं असिस्टेंट लेवल पे भी और साथ ही साथ पीओ लेवल पे भी। सर, इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को। धन्यवाद सर। और बच्चों की जो समस्या है ये नई नहीं है। जब बच्चे अपनी समस्याएं लेकर हम लोग के सामने आते हैं तो उन्हें हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जिसमें प्रॉब्लम उनकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है जी, और एक होता है जो उनकी एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर होती है। बिल्कुल। तो जैसे ही ओवरऑल एग्जाम के एक स्ट्रेटजीज पर हम डिस्कशन करते हैं, वैसे ही जब हम सब्जेक्ट पर आते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी हम नॉलेज एज वेल एज स्ट्रेटजिकल डिस्कशन करते हैं, बच्चों के साथ उनको साझा करते हैं, क्योंकि हर बच्चों का अपना एक अलग माइंड सेटअप होता है। तो कोई बच्चा एग्जाम को अच्छे से नहीं समझ पाता इसलिए फेल हो जाता है, किसी की बेसिक्स नहीं अच्छी है इसलिए गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोग एग्जाम हॉल में पहुंचकर इतना मायूस हो जाते हैं, इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वहां उनको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इन सभी चीजों के ऊपर जब आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हो तो आपको कुल मिलाकर एग्जाम में सक्सेस मिलती है। मेनली जो आज हम लोग का फोकस होगा वो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सब्जेक्ट में हम आपको क्वेश्चंस के बारे में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में जब आप क्लासेस में स्टडी करेंगे, अपने टीचर से उसका डिस्कशन करेंगे, लगातार स्पीड टेस्ट में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, तो उन पर आप अपने आप ही ओवरकम जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा। मेन बात जो आपने अभी पूछी कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी शुरू करनी है और किन टॉपिक्स पर हम ज्यादा फोकस करें, तो यहां मैं कॉमन बोलने की जगह स्टूडेंट्स आपको दो हिस्सों में डिवाइड करके जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पार्ट उन स्टूडेंट्स का होगा जिनका ऑलरेडी बेसिक्स बहुत क्लियर है, यानी जिन्हें पढ़ते हुए कुछ समय हो चुका है और वो अभी एग्जाम में सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, उनको बेसिक्स क्लियर है। तो ऐसे बच्चों के साथ जो स्ट्रेटजी होगी, जाहिर है कि उनको ये बताने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है कि इन टॉपिक्स पर आप फोकस करें, क्योंकि उनका ऑलरेडी सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। फिर भी एग्जाम है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर होते हैं जिन पर हम ज्यादा फोकस करते हैं हमको, क्योंकि वहां से मार्क्स ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। तो ऐसे टॉपिक्स अगर आप फिल्टर करके देखें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के दौरान, उनको आप स्टडी करिए, उनके एनालिसिस करिए, तो आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है। जैसे जब हम अर्थमेटिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये मैंने एक साथ इसलिए बोला क्योंकि ये सारे के सारे परसेंटेज चैप्टर के ही हैं और ये एक एप्लीकेशन है। तो अगर मेरा परसेंटेज पर फोकस है तो मैं लगभग 10% सिलेबस देख लेता हूं, यानी मेरे को 10 नंबर्स मिलने की पूरी उम्मीद बन जाती है अगर परसेंटेज चैप्टर पर केवल मेरा फोकस है, बहुत अच्छे से है। तो उससे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पर बेनिफिट मिलता है, उससे मुझे CISI पर मिलता है, और इनडायरेक्ट वे में और भी चैप्टर्स हैं जिन पर मुझे बेनिफिट मिलता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रूप में देखेंगे लैंग्वेज में तो वो एवरेज फिर आएगा, इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क है और TDS है। मैं अगर इन 5-6 चैप्टर्स को रखूं तो ये लैंग्वेज के लगभग 50% सिलेबस को कवर कर लेते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है जिनका अभी बेसिक्स थोड़ा सा, यानी जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं जिनका अभी बेसिक्स उतना क्लियर नहीं है, तो उनको एक जरूर अगर एग्जाम में उनको बैठना है और सक्सेस लेनी है, क्योंकि काउंटिंग नहीं है कि कितनी बार आप एक एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसा कि SBI में खास तौर से होता है, लेकिन अभी यहां पर नहीं है। तो आप अगर बैठ रहे हैं तो आप थोड़ा सा चूजी बनिए, और अगर आपके बेसिक्स पूरी तरह क्लियर नहीं है तो कुछ सेलेक्टिव स्टडी करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आपका थोड़ा डेस्टिनी आपके साथ हो तो।
अच्छा तो यही होगा कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो, जिससे कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को फोकस कर पाएं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्लर्क और ऑफिसर में थोड़ा सा सेग्रीगेशन हम करेंगे। क्लर्क में जब आप जाते हो तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्री में मेनली ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेंस में जब आप क्लर्क के पहुंचते हो तो वहां पर भी लैंग्वेज को थोड़ा फोकस जरूर वो करते हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को वो हटा देते हैं, लेकिन हाँ, नंबर्स में जो कैलकुलेशंस पर पर्टिकुलर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या थोड़ी मेंस में जाते ही कम हो जाती है। लेकिन जब यही बात आप ऑफिसर में करते हैं तो ऑफिसर में कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है, संख्या कम होती है, और मेंस में जाते पर वो संख्या और कम हो जाती है। तो एक मोटा मोटा जो डिफरेंस निकल कर आता है कि क्लर्क में आपको कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट पर ज्यादा जाना होता है और ऑफिसर में आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम पर ज्यादा जाना होता है। ऑब्वियस है ऑफिसर्स के अंदर एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम जब उनके सामने आएगी एज ए ऑफिसर वर्क करते समय, तो कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर लेकर आते हैं। इसलिए वहां पर आपके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और इस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाइएगा तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर। सो काफ़ी अच्छे से हमारे सर ने आपको गाइड किया इसके रिगार्डिंग कि भाई सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि अगर आप असिस्टेंट ग्रेड में जा रहे हैं और पीओ लेवल पे जा रहे हैं तो थोड़ा लेवल का डिफरेंस तो है ही है। लाइक सर ने अभी आपको बताया कि कैलकुलेशन के पार्ट पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है जब आप असिस्टेंट ग्रेड में जाते हैं, और यही अगर हम बात करें ऑफिसर लेवल में तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड और थोड़े से एडिशनल टॉपिक्स आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप पीओ लेवल पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं और क्लर्क लेवल पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसका आंसर आपको पहले भी मिल चुका है। आप दोनों तैयारियां एक साथ कर सकते हैं और वो आसानी से कर सकते हैं। दोनों आसानी से आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। अगर हम देखें तो हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे ही आप ऑफिसर ग्रेड में जाते हैं तो लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड की, क्लर्क ग्रेड की, तो वहां पे लेवल थोड़ा सा हल्का रहता है उसी तरह के क्वेश्चंस का, एंड नथिंग एल्स। दूसरा पॉइंट, सर ने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा आपको बताया और जो मार्क करने के लायक है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है टॉपिक्स एक दूसरे से। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो सर ने परसेंटेज टॉपिक से कोरिलेट किया टॉपिक्स को, तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो अगर आप रेगुलर बेस पे स्टडी कर रहे हैं, लाइक आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो जब आप परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो परसेंटेज का आपको फायदा वहां पे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। सेम एज जब आप CISI वगैरह पढ़ते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। लाइक पिछले सेशन में एक बच्चे का क्वेश्चन था DI से रिलेटेड, तो सर ने क्या बोला कि DI क्या है, DI भी तो कहीं ना कहीं बेसिक टॉपिक्स से ही तो आपके रिलेटेड है वो, ठीक है। तो अगर आपने इन टॉपिक्स पे अच्छे से पहले से वर्क किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा लेंथी आ जाए, डिफिकल्टी का लेवल बढ़ जाए, लेकिन मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स तो नहीं बदलने वाले ना। जो कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चन पे लागू होने वाले हैं वही डिफिकल्ट क्वेश्चन पे लागू होने वाले हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास हमारे एस्पिरेंट्स का कि मैथ्स के लिए, मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए मेरा रेगुलर स्टडी प्लान क्या हो सकता है सर। ये एस्पिरेंट्स, काफी एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन है और ज्यादातर ये सर वो एस्पिरेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है अभी फिलहाल। अब इनका ये क्वेश्चन है सर, अभी से मैं कैसे रेगुलर स्टडी प्लान बनाऊं जिससे मैं एक अच्छा स्कोर कर सकूं एग्जाम में। सर इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। ये रेगुलर स्टडी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये केवल मैथ्स पर अप्लाई नहीं होता है, ये लाइफ में हमेशा अप्लाई होगा, चाहे वो एग्जाम की बात करें, आपका जो लाइफ स्टाइल है उसकी बात करें, किसी भी के लिए। हम चलिए बात करते हैं मैथ्स की ही। तो मैथ्स में स्पेशली जब आप किसी सब्जेक्ट को रेगुलर टच में बनाए रखते हैं तो आपको उसके प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव हमेशा याद रहते हैं। जब आप किसी चीज को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ बैठते हैं या ये मान लेते हैं कि अभी तो ये मेरा तैयार है, मैं थोड़ा समय और लूंगा, बाद में इसको देखूंगा, तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल होती है उन बच्चों को, क्योंकि वापस उस ट्रैक पर आना, जिस स्पीड से आप चल रहे थे कुछ समय पहले तक, छोड़ने की वजह से आप उस ट्रैक पर वापस आने में काफी समय ले लेते हैं।
तो आपका टाइम किल होता है। तो रेगुलर स्टडी का कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको बिल्कुल रेगुलर स्टडी करना ही पड़ेगा, चाहे कोई टॉपिक आपको आता हो या ना आता हो। एक बात मैंने अपने पहले एपिसोड्स में भी कही थी कि इन एग्जाम्स में एक खूबी होती है कि आप कुछ हद तक चीज़ों को याद करके भी सक्सेस गेन कर सकते हैं। तो अपने आप को उस स्टेज पर लेकर चले आइए रेगुलर प्रैक्टिस करते करते कि लगभग कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएं, ताकि आप वहाँ पर हर चीज़ें नहीं याद होगी, लेकिन उनमें से कुछ सर्टेन ऑफ थिंग्स आपको याद हो सकते हैं। अगर वो चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो उनमें जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और इसका फ़ायदा आपको उन जगहों पर मिलेगा जहां आपको थोड़ा समय ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। रेगुलर स्टडी आपको एक फ़ायदा और देती है। मैंने जो बच्चों के बीच में देखा है, उनको आता है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि उनके अंदर कहीं एक ऐसी कमी होती है जो पढ़ाई से अलग होती है, और बिहेवियरल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो उनका व्यवहार एग्जाम हॉल में घबराहट वाला हो जाता है, उनके हाथ से चीज़ें या उनको नंबर्स दिखते नहीं हैं, किसी क्वेश्चन को पढ़ते ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गलत इंटरप्रिटेशन होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे समय की डिमांड करते हैं, आप क्यों ये सोच कर बैठे हुए हैं कि 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। सबसे पहले अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश करिए कि आपको उनमें से सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही करने हैं। सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि मुझे 25 to 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो मुझे सबसे पहला अपने को माइंड सेटअप में ये तैयार करना है कि कितनी तेजी से मैं उन क्वेश्चंस को पिक कर पाऊं जिन क्वेश्चंस में ये इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो मुझे आते हैं और जो इस एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें कैसे हम कोशिश एक सामंजस्य बना ले ताकि हम आसानी से उन 25 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पाएं। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं उसके बाद मैं डिसाइड करूं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। ये पॉइंट आपके लिए घातक हो जाएगा। अगर आप में ये कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है या हो जाती है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएं कि ये होगा या नहीं होगा, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। दूसरा पॉइंट, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ही क्लियर हो जाते हैं। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आता है तो मैं उस पर जरूर डिस्कस करूंगा। बच्चों, एक चीज है जो आपके चैप्टर्स में या सिलेबस में नहीं शामिल होती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को आप हमेशा पढ़ते रहें रेगुलर बेसिस पर, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें, तो आपको शायद कैलकुलेशन में भी बहुत आसानी महसूस होगी फ्यूचर में, और वो है नंबर सिस्टम। हम लोग बैंकिंग एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बैंकिंग सिलेबस में क्योंकि नंबर सिस्टम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसके बावजूद नंबर सिस्टम अगर हमारे पास है, उसकी बेसिक नॉलेज है हमारे पास, तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। जैसे सिंपल सा लॉजिक, शायद आप मेरे एग्जाम्पल को न ध्यान दें इतना, 2 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर ये नंबर सिस्टम में मुझे पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते समय, उनका आंसर स्टिक करते समय हमको इसका फायदा मिलेगा। नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं आप, जब क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस यानी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। खासतौर से जब आप फैक्टर्स कर रहे होते हैं उन नंबर्स का, जो डिजायर नंबर्स होते हैं वहां पर, क्योंकि मोस्टली हम फैक्टर करने में ही सबसे कमजोर साबित होते हैं। मैंने बच्चों को देखा है कि वो फैक्टर्स को उसी ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे होते हैं जैसा उनको स्कूलिंग टाइम में बताया गया है। जबकि अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप आसानी से नंबर सिस्टम की हेल्प से उन नंबर्स का फैक्टर कर सकते हैं। तो रेगुलर स्टडी, कुछ चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज, ये दोनों मिलाकर आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है सर। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कभी कभी क्या होता है कि हमें चीज़ें आ रही होती हैं, उसके बाद भी हम एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और इसका बेसिक रीज़न कहीं ना कहीं क्या बन जाता है? रीज़न बन जाता है हमारा डर, हमारा फ्रस्ट्रेशन, जो हम अंदर से परेशान हो जाते हैं। जैसे जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, तो जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में जाएंगे उनकी हार्ट बीट पहले से ही बढ़ी हुई रहती है, ठीक है, कि पता नहीं क्या होने वाला है या कैसे होने वाला है। हार्ट बीट को सर कम करने के लिए अगर आप पहले से एग्जाम को देते रहें
बिल्कुल सर, यानी रियल एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम देते रहें, तो इस हार्ट बीट पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता। पूरी तरीके से तो शायद नहीं संभव है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल से पहले एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कोने में कहीं बैठा होता है कि ये है तो एक मॉक टेस्ट ही और स्पीड टेस्ट, बिल्कुल रियल फील नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे, बहुत सारी चीजों पर जो आप अपने आप को अप्लाई करते हैं एग्जाम के अंदर, उसकी स्ट्रेटजी में आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, एक चीज और भी है, अगर आप ऑनलाइन स्पीड टेस्ट पहले से नहीं दे रहे हैं, लाइक वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लाइक मार्क फॉर रिव्यू। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये आइडिया ही नहीं होता कि ये मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन किस लिए है आखिर। ठीक है, सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं ग्रीन ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल पहले से अपने आप को तैयार करके जाइए। दूसरी चीज, स्पीड टेस्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से कनेक्टेड है, क्योंकि इन एग्जाम्स में अगर आप देखें तो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में कहीं ना कहीं स्कोर करने वाले हैं। एक पॉइंट सर ने बताया, नंबर सिस्टम, काफी प्यारा टॉपिक है और लगभग मैं सर ऐसा मेरा मानना है कि नंबर सिस्टम तो कहीं ना कहीं पूरी मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स नंबर्स का ही खेल है। ठीक है, तो नंबर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो हालांकि आपको इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क करना है, पहले से वर्क करना है और एक अच्छी स्पीड बनानी है अपनी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक एस्पिरेंट का एक क्वेश्चन आया पेपर से रिलेटेड। ठीक है, कि किस तरह का एग्जामिनेशन पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आइए बात कर लेते हैं सीधे एग्जाम पेपर पे। चलिए चलते हैं सीधे डिजिटल बोर्ड पे और देख लेते हैं आखिर एग्जाम का पेपर आता कैसा है और उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड पे। सर बिल्कुल, हम लोग आ चुके हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे और हमारे पास है, हमारे सामने है अब मैथमेटिक्स का आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर आपका आईबीपीएस पीओ लेवल का पेपर है हमारे सामने। अब इससे हमारे अंदर एक बेसिक आइडिया कहीं ना कहीं बनने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो राघवेंद्र सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस पेपर पे हमारे एस्पिरेंट्स को गाइड करेंगे। सर थैंक यू सर। और प्रीवियस ईयर का पेपर हम केवल इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप उससे रूबरू हो जाएं कि आने वाले जो एग्जाम्स आपके हैं आरआरबी के, उनमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो आप सब बहुत अवेयर हैं अपने आप में और आप ऑलरेडी वो पेपर्स देख चुके होंगे, फिर भी ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको इन चीज़ों से अवगत कराएं। तो जैसा कि सामने आपके खुला हुआ है हमारा वो किसी साल का प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने जानबूझकर ऑफिसर लेवल का पेपर लिया है ताकि आप ये समझ पाएं कि ऑफिसर लेवल का पेपर देखने के बाद ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क लेवल का पेपर आपको ज़्यादा आसान लगने लगेगा। स्ट्रेटेजिकली ये काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑफिसर में जब आप जाते हो तो एक डिफरेंस दिखाई देता है कि जहां क्लर्क लेवल में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, वही ऑफिसर लेवल में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने 41 से लेकर 44 और 55 तक, ये ऑफिसर लेवल में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं। और अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस को करने का जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि नंबर्स को आप कितने तेजी से नियर बाई मानते हुए कैलकुलेट कर पाएं। जैसे आप सपोज कर ले थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान लें यहाँ 32 का स्क्वायर लिखा हुआ है 32.05, तो इसे 32.05 ना मानकर अगर आप 32 का स्क्वायर करना समझ लें और जल्दी से कर पाएं, तो ऐसे करके स्ट्रेटजीज मेंटेन करिएगा। आगे हम लोग ये पेपर आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा देंगे अभी लिंक में भी, ताकि आप देख पाएं कि किस तरह का पेपर पूछा गया है। पेपर को हम केवल गो थ्रू अभी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो क्वेश्चंस हैं या पेपर्स हैं ये स्ट्रेटजिकल डिस्कशन में हैं। यहाँ पर हम आपके साथ थ्योरी पर या बेसिक्स पर कोई भी डिस्कशन करने नहीं जा रहे हैं। तो 40 इसके बाद फिर आप जब अगले सेट की तरफ पढ़ते हैं तो 46 ये पाई ग्राफ पर है। पाई ग्राफ में मैंने आपको जब स्टार्ट हो में याद हो तो मैंने दो बातें कही थी कि पाई ग्राफ दो तरीके से पूछा जाता है, परसेंटेज बेसिस पर भी और डिग्री बेसिस पर भी।
यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको परसेंटेज बेसिस पर दिख रहा है, तो 9% जैसे लिखा हुआ है, तो ये 9% 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। यहीं पर डिग्री लिखा होता तो ये कितना हो सकता था, 4 डिग्री, 25 डिग्री, समथिंग एल्स, कुछ भी लिखा जा सकता था। बस फर्क इतना है कि जब आप परसेंटेज में लेते हैं तो आपका बेस 100% होता है, और जब आप डिग्री में लेते हैं तो बेस आपका 360 डिग्री होता है। इतना ही फर्क होता है, आपको ये ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। फिर आते हैं आगे। बिल्कुल, अगर हम देखें सर तो पेपर का लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। बिल्कुल, पेपर का लेवल डिफिकल्ट, जैसे सर रोक दें, एक क्वेश्चन हम पढ़ के सिंपल सा देख लेते हैं। 49th कि टोटल कार्स सोल्ड बाय ऑल कंपनीज वर्थ 32 लाख एंड एवरेज कास्ट ऑफ मारुति कार्स वर 32 lakhs, फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ मारुति इन 27। ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कहीं पर, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको ग्राफ के पेपर्स मिलेंगे, ये डायग्राम DI का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही सर थोड़ा सा आए, ये वो पार्ट आ गया 61 से 65, जो कि आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। मैक्सिमम बच्चों को मैं सजेस्ट भी करता हूं कि इसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स आपको दिलाकर जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से पूरा पेपर गो थ्रू होइएगा। तो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, जो बातें हम लोगों ने अभी तक आपको बताई थी, वही यहां पर कमोबेश आपको दिखाई देंगी, क्योंकि हम भी जो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आपको, वो इन्हीं पेपर्स पर बेस्ड है। ये आपका एक पजल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आप, जिसको आज की डेट में आप कैसलेट बोलते हो, यानी केसेस दिए होते हैं, उन केसेस को आप डिस्कस करते हैं और उन पर बेस्ड नंबर्स को आप एक जगह लेकर आते हैं, ताकि आपको उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल सके। बिल्कुल, तो अब हम पेपर के एंड में ही आ चुके हैं सर। लगभग 80 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो सब मिलाकर देखेंगे तो डिस्काउंट का है, ये आपका मेंसुरेशन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सभी वो चैप्टर्स कवर किए गए होंगे और बहुत आसानी से आप इनको टैकल कर सकते हैं, अगर आपको पहले से उन क्वेश्चन, अपनी स्ट्रेटजी को जरूर ये मेंटेन करिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके क्वेश्चन देखते ही हम उनको सॉल्व कर लें। ये क्राइटेरिया आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और ये बार बार हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, आपने जैसा कि अभी अभी पेपर देखा और पेपर के बारे में हमारे राघवेंद्र सर ने आपको पूरी तरह से गाइड किया। इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कुछ लोगों को इजी लगेंगे और कुछ को डिफिकल्ट लगेंगे। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सभी को इजी लगेंगे, और कुछ सेक्शन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो सभी को डिफिकल्ट लगे। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिलेक्शन लेके रहेंगे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो अब ये मत सोचो कि मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। अब ये सोचो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, जो करना होगा वो करना होगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे सिलेक्शन के लिए करना है, जो मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनाने वाला है। बाकी ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिसको आज ही आपको सॉल्व भी करना है। सो चलते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, देखा आपने किस लेवल का आपका पेपर आया, किस पैटर्न पे और किस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं पीओ लेवल पे। और पीओ लेवल पे आपको एक बेस मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको ये एक आइडिया मिल जाता है कि जब पीओ लेवल पे मेरा इस तरह का पेपर बन रहा है तो क्लर्क उससे इजी ही रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, जो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस अभी अभी देखे। और इस बेस पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड मैटर कर रही है। आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी और एक्यूरेसी के साथ जितना आप अटेम्प्ट करेंगे,
उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। राघवेंद्र सर कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, कोई नई चीज नहीं है बच्चों। पेपर देखकर कभी मत सोचिए कि वो आसान है या कठिन है, क्योंकि पेपर जो भी है वो आपके लिए या किसी दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए ही वही है। तो आसान पेपर है तो आपकी स्पीड ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी लगभग सारे लोगों की होगी। और पेपर अगर कठिन है तो एक्यूरेसी ज़्यादा मायने रखती है कंपैरेटिवली स्पीड के। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के मुझे लगता है अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, बिना किसी टेंशन के जाते हैं, बिना ये सोचे जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे चांसेस बहुत कम हैं अगर सारी चीज़ों पर आप गौर करेंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और अपने एग्जाम में अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैठिए और सक्सेस लीजिए। बिल्कुल, तो अब यहां से आपको एक आइडिया तो बेसिक मिल गया, और आई होप मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।